Now we are going to discuss solubility of solid in liquid. देखो जब सॉलिड को हम लिक्विड में डिजॉल्व करते हैं, एक बार इसको समझिए आप। हम बीकर में वाटर ले लेते हैं, दिस इज प्योर वाटर, ट्रांसपेरेंट होगा, और इसमें हम क्रिस्टल ऑफ NaCl ऐड कर देते हैं। आप इसको ऐसे ही एज इट इज विदाउट डिस्टर्बिंग छोड़ दीजिए। बीकर में वाटर ले लिया हमने, उसमें NaCl के क्रिस्टल को ऐड कर दिया, आप उसको बिना डिस्टर्ब किए आप छोड़ दीजिए। आप देखिए कुछ समय के बाद एक क्रिस्टल इसमें डिसअपीयर हो जाएगा। दिस मीन्स NaCl डिजॉल्व होकर होमोजेनियस फॉर्म में आ जाएगा और एक क्रिस्टल आपको नहीं दिखेगा। तो देखो यहाँ पे क्या हो रहा है, NaCl का क्रिस्टल ब्रेक करके वाटर में डिजॉल्व हो रहा है। NaCl के क्रिस्टल को ब्रेक करने के लिए एनर्जी की रिक्वायरमेंट होगी और उसे कहेंगे हम लैटिस इंथैल्पी। NaCl सॉलिड फॉर्म में, क्रिस्टल के फॉर्म में, ये पहले इसका क्रिस्टल ब्रेक होगा और इससे बनेगा Na प्लस एंड Cl माइनस गैसियस। किसी भी आयनिक सॉलिड को आइसोलेटेड गैसियस कंपोनेंट आयंस में चेंज करने के लिए जितनी एनर्जी लगती है, उस एनर्जी को हम कहते हैं लैटिस इंथैल्पी। दिस इज लैटिस इंथैल्पी। इतना एनर्जी सोडियम क्लोराइड को आयंस में चेंज होने के लिए चाहिए। फिर इसके बाद सोडियम आयन और क्लोराइड आयन वाटर के साथ कंबाइन करेगा, वाटर के साथ एसोसिएट हो जाएगा और ये एसोसिएट होके चेंज हो जाएगा एक्वस फॉर्म में, Na प्लस एक्वस एंड Cl माइनस एक्वस। तो इस सिचुएशन में Na प्लस और Cl माइनस के साथ लार्ज अमाउंट ऑफ वाटर मॉलिक्यूल एसोसिएट हो रहा है, जिससे वाटर की काइनेटिक एनर्जी डिक्रीज होगी और सेम अमाउंट ऑफ एनर्जी हीट के फॉर्म में लिबरेट होगा, जिसे हम कहते हैं हाइड्रेशन इंथैल्पी। हाइड्रेशन इंथैल्पी, इसमें एनर्जी लिबरेट हो रहा है और लैटिस को ब्रेक होने में एनर्जी रिक्वायर्ड हो रहा है। तो लैटिस को ब्रेक करने के लिए जितनी एनर्जी चाहिए, अगर उतना एनर्जी हाइड्रेशन से लिबरेट हो गया तो एक क्रिस्टल आसानी से वाटर में डिजॉल्व हो जाता है। बट लैटिस को ब्रेक करने के लिए जितनी एनर्जी चाहिए, अगर उतनी एनर्जी हाइड्रेशन से लिबरेट नहीं हुई तो एक क्रिस्टल डिसोसिएट होकर वाटर में डिजॉल्व नहीं होगा। दिस मीन्स हाइड्रेशन इंथैल्पी should be such a large amount of heat which can overcome lattice enthalpy of the ionic solid, of the solid solute. Solid solute की जो लैटिस इंथैल्पी है उसकी वैल्यू लो होनी चाहिए और उसका हाइड्रेशन इंथैल्पी हाई होना चाहिए, ताकि हाइड्रेशन इंथैल्पी लैटिस को ब्रेक करने के लिए इनफ एनर्जी प्रोवाइड कर सके। ये एनर्जी प्रोवाइड कर रहा है, एनर्जी लिबरेट हो रहा है, यही एनर्जी यूज करके लैटिस को ब्रेक किया जा रहा है। इसको आप ऐसे समझो, एक NaCl का क्रिस्टल है, इस पे सरफेस पे Na प्लस भी होगा और कहीं सरफेस पे Cl माइनस भी होगा। जब इसको वाटर में डिप करेंगे हम तो Cl माइनस नेगेटिव आयन है, इस पे वाटर का पॉजिटिव आयन अप्रोच करेगा, वाटर का पॉजिटिव इंड अप्रोच करेगा। वाटर एक पोलर मॉलिक्यूल होता है, हाइड्रोजन पे पार्शियल पॉजिटिव और ऑक्सीजन पे पार्शियल नेगेटिव चार्ज होता है। तो ये वाटर का पार्शियल नेगेटिव इन इस Na प्लस की तरफ और पार्शियल पॉजिटिव इन Cl माइनस की तरफ अप्रोच करेगा। इस तरह से लार्ज अमाउंट ऑफ वाटर मॉलिक्यूल यहाँ पे अप्रोच करेंगे, वाटर का नेगेटिव इन Na प्लस की तरफ और वाटर का पॉजिटिव इन Cl माइनस की तरफ अप्रोच करेगा। इस तरह से लार्ज अमाउंट ऑफ वाटर मॉलिक्यूल जब अकोमुलेट हो जाएंगे, वाटर की काइनेटिक एनर्जी जो मॉलिक्यूल यहाँ पे अकोमुलेट हो रहा है उसकी काइनेटिक एनर्जी डिक्रीज हो जाएगा और जो जितना काइनेटिक एनर्जी इस वाटर मॉलिक्यूल का डिक्रीज हो रहा है उतनी एनर्जी हीट के फॉर्म में लिबरेट होगी और वही एनर्जी इस लैटिस को ब्रेक करेगा। तो ऐसे लार्ज अमाउंट ऑफ वाटर एसोसिएट हो रहा है। अब ये जो वाटर है ये बल्क में है, ये यहाँ पे है, तो ये जब यहाँ एसोसिएट हो गया तो जो बल्क में वाटर है वो वाटर इस वाटर के साथ, अक्यूमुलेटेड वाटर के साथ हाइड्रोजन बॉन्डेड है और ये जो बल्क ऑफ वाटर है वो मूव कर रहा है रैंडमली, तो इस वाटर को भी अपने तरफ अट्रैक्ट करेगा। इस अट्रैक्शन फोर्स में ये लैटिस ब्रेक हो जाएगा। मतलब जो एनर्जी हाइड्रेशन से लिबरेट हुई वही एनर्जी इस लैटिस को ब्रेक कर रही है। हाइड्रेशन एंथैल्पी लैटिस को ब्रेक कर रही है। अगर हाइड्रेशन से जो एनर्जी लिबरेट हो रहा है वो कम है और लैटिस स्ट्रांग है, लैटिस एनर्जी ज़्यादा है, तो एक क्रिस्टल ब्रेक नहीं होगा और वाटर में डिजॉल्व नहीं होगा। इस तरह से हाइड्रेशन और डिसोसिएशन ऑफ क्रिस्टल दोनों एक साथ होता है और उस हाइड्रेशन एंथैल्पी से ही क्रिस्टल डिसोसिएट हो रहा है। ओवरऑल सोल्यूशन के फॉर्मेशन में क्या होता है, लैटिस का ब्रेकडाउन, दिस मीन्स सोल्यूशन के फॉर्मेशन का जो एंथैल्पी होगा
फॉर्मेशन इंथैल्पी ऑफ सॉल्यूशन जो होगा दैट विल बी इक्वल टू द सम ऑफ लैटिस इंथैल्पी एंड हाइड्रेशन इंथैल्पी, सम ऑफ लैटिस इंथैल्पी एंड हाइड्रेशन इंथैल्पी। अब देखिए ये वैल्यू, अभी हमने कहा कि इंथैल्पी शुड बी निगेटिव। स्पॉन्टेनियस फॉर्मेशन ऑफ सॉल्यूशन तब कब होगा, जब इंथैल्पी चेंज ऑफ द फॉर्मेशन ऑफ सॉल्यूशन निगेटिव होगा। ये वैल्यू निगेटिव कब आएगा, यानी कि लिबरेटेड हीट कब होगा, जब लिबरेटेड हीट की वैल्यू हाई और रिक्वायर्ड हीट की वैल्यू लो होगी। हाइड्रेशन इंथैल्पी इज लिबरेटेड हीट एंड लैटिस इंथैल्पी इज रिक्वायर्ड हीट। दिस मीन्स वैल्यू ऑफ हाइड्रेशन इंथैल्पी शुड बी हायर देन द वैल्यू ऑफ लैटिस इंथैल्पी, तब इस सॉल्यूशन का स्पॉन्टेनियस फॉर्मेशन होगा। अब देखो लैटिस इंथैल्पी की वैल्यू डिपेंड करता है अट्रैक्शन फोर्स बिटवीन सोल्यूट मॉलिक्यूल, सोल्यूट के इंटरमॉलिक्यूल अट्रैक्शन फोर्स पे। अगर सोल्यूट का इंटरमॉलिक्यूल अट्रैक्शन फोर्स वीक है तो लैटिस इंथैल्पी लो होगी, और सोल्यूट एंड सॉल्वेंट के बीच में जो अट्रैक्शन फोर्स लगता है उस अट्रैक्शन फोर्स पे डिपेंड करता है हाइड्रेशन इंथैल्पी। अगर सोल्यूट एंड सॉल्वेंट के बीच में लगने वाले अट्रैक्शन फोर्स की वैल्यू हाई है, स्ट्रॉन्ग अट्रैक्शन फोर्स है, तो हाइड्रेशन इंथैल्पी की वैल्यू हाई होगी, और वो अट्रैक्शन फोर्स अगर वीक है तो हाइड्रेशन इंथैल्पी की वैल्यू लो होगी। तो ओवरऑल जो सॉल्यूशन का फॉर्मेशन है ये डिपेंड करेगा सम ऑफ द लैटिस इंथैल्पी एंड हाइड्रेशन इंथैल्पी पे। अगर लैटिस इंथैल्पी एंड हाइड्रेशन इंथैल्पी के सम वैल्यू नेगेटिव है देन सॉल्यूशन का फॉर्मेशन स्पॉन्टेनियसली हो जाएगा, और इसका सम अगर नेगेटिव नहीं है, पॉजिटिव आ रहा है, दिस मीन्स स्पॉन्टेनियस फॉर्मेशन ऑफ सॉल्यूशन नहीं होगा। जैसे एग्जांपल देखिए, अगर हम बेरियम सल्फेट की बात करें, बेरियम सल्फेट इज insoluble in water. Water is a polar solvent and barium sulfate is a ionic solid, but this is insoluble in water. Why? तो जब ऐसा कोई भी केस आता है जहाँ पे नेचर सेम होते हुए भी सॉलिड लिक्विड में डिजॉल्व नहीं हो रहा है, तो इसका रीजन होता है हाई लैटिस इंथैल्पी एंड लो हाइड्रेशन इंथैल्पी। दिस मीन्स बेरियम सल्फेट की हाइड्रेशन इंथैल्पी की वैल्यू इसके लैटिस इंथैल्पी से कम है, जो इसको लैटिस इंथैल्पी को ओवरकम नहीं कर पा रहा है, इसलिए ये डिजॉल्व नहीं हो पा रहा है। तो यहाँ पे जो हम लाइक डिजॉल्व लाइक का कॉन्सेप्ट लगाते हैं, लाइक डिजॉल्व लाइक का कॉन्सेप्ट भी ओवरलुक हो जाता है अगर हाइड्रेशन इंथैल्पी का पोस्टुलेट ओबे नहीं हो रहा है। ये निगेटिव होना चाहिए। अगर ये निगेटिव नहीं हो रहा है तो लाइक को भी डिजॉल्व नहीं करेगा। जैसे ये आयनिक सॉलिड है, इसको वाटर में डिजॉल्व होना चाहिए, लेकिन नहीं हो रहा है। क्यों? क्योंकि इसकी लैटिस इंथैल्पी हाई है और हाइड्रेशन इंथैल्पी लो है। हाइड्रेशन इंथैल्पी इज अनेबल टू ओवरकम लैटिस इंथैल्पी ऑफ द बेरियम सल्फेट, दैट्स व्हाई बेरियम सल्फेट इज इनसॉल्युबल इन वाटर। नेक्स्ट फैक्टर देखिए, टेम्परेचर। सॉलिड को के क्रिस्टल को ब्रेक करने के लिए एनर्जी चाहिए, और अगर वो एनर्जी हाइड्रेशन एनर्जी से फुलफिल नहीं हो पा रही है तो अगर हम मिक्सर को हीट कर दें तो क्रिस्टल को ब्रेक करने के लिए एनर्जी मिल जाएगी और क्रिस्टल ब्रेक हो जाएगा, सॉलिड डिजॉल्व हो जाएगा। दिस मीन्स टेम्परेचर इंक्रीज करने से सॉलिड की सॉल्युबिलिटी इंक्रीज होगी, बिकॉज विद द इंक्रीज ऑफ टेम्परेचर ब्रेकडाउन ऑफ लैटिस बिकम इजी। तो विद इंक्रीज द टेम्परेचर सॉल्युबिलिटी ऑफ सॉलिड इन लिक्विड इंक्रीजेस। अब देखिए हमको समझना है प्रेशर का रिलेशन। तो प्रेशर का रिलेशन यहाँ भी हम डिस्क्राइब करते हैं विद द हेल्प ऑफ राउल्ट्स लॉ। राउल्ट्स लॉ कहता है कि partial pressure of volatile component is directly proportional to the mole fraction of volatile component. Partial pressure of volatile component equal to standard pressure of volatile component into mole fraction, where P naught A means standard vapor pressure of volatile component is the proportionality constant. तो इस फार्मूले से हम निकाल सकते हैं रिलेशन बिटवीन सॉल्युबिलिटी एंड पार्शियल वेपर प्रेशर ऑफ वोलेटाइल कंपोनेंट। अब देखिए यहाँ पे हम मोल फ्रैक्शन नॉन वोलेटाइल कंपोनेंट का पुट कर सकते हैं। ये होता है पी ए इक्वल टू पी नॉट ए मोल फ्रैक्शन सम ऑफ द मोल फ्रैक्शन ऑफ ऑल कंपोनेंट इक्वल टू 1। तो एक्स ए प्लस एक्स बी दो कंपोनेंट हैं, दोनों के मोल फ्रैक्शन का सम 1 होगा। तो एक्स ए इक्वल टू हम लिख सकते हैं एक्स बी माइनस 1। एक्स ए इक्वल टू 1 माइनस एक्स बी, 1 माइनस एक्स बी। ए वैल्यू यहाँ पे पुट कर देंगे तो ये हो जाएगा 1 माइनस एक्स बी, और यहाँ हम इसको लिख सकते हैं पी ए इक्वल टू पी नॉट ए माइनस पी नॉट ए
एक्स बी। आप इसको इस साइड में ट्रांसफर कर दीजिए तो ये हो जाएगा पी नॉट ए माइनस पी ए बाई पी नॉट ए इक्वल टू एक्स बी। दिस मीन्स आप इसको इस फॉर्म में भी देख सकते हो, पी नॉट ए माइनस पी नॉट ए इंटू एक्स बी। दिस इज लोअरिंग ऑफ वेपर प्रेशर, दिस इज लोअरिंग ऑफ वेपर प्रेशर। डेल्टा पी ए इक्वल टू पी नॉट ए एक्स बी। इसको समझिए, जैसे हमने जब प्योर कंपोनेंट लिया और उसमें सॉलिड डिजॉल्व किया, दोनों के वेपर प्रेशर में डिफरेंस आ जाएगा। जो प्योर सॉल्वेंट हमने लिया है, प्योर सॉल्वेंट में जो सरफेस एरिया अवेलेबल है, कंप्लीट सरफेस से वेपर का फॉर्मेशन हो रहा है, इसलिए वेपर ज़्यादा बनेगा और उसका वेपर प्रेशर हाई होगा। बट जब सोल्यूशन बन जा रहा है, इसमें ये सोल्यूट मिक्स हो जा रहा है, होमोजेनस मिक्सचर बन जा रहा है, तो ये सोल्यूट जो है दैट इज सॉलिड, और सॉलिड मोस्टली नॉन वोलेटाइल होते हैं, तो ये वेपर नहीं बनाएगा। जिस सरफेस को सॉलिड के पार्टिकल सोल्यूट के पार्टिकल ऑक्युपाई कर ले रहे हैं, उस सरफेस से वेपर का फॉर्मेशन नहीं होगा। जब यहाँ से वेपर नहीं बनेगा, वेपर दिस मीन्स इफेक्टिव सरफेस एरिया फॉर इवेपोरेशन डिक्रीज हो जाएगा। यहाँ पे कंप्लीट सरफेस एरिया अवेलेबल है फॉर इवेपोरेशन। जब ये सॉल्वेंट प्योर फॉर्म में है तो कंप्लीट सरफेस एरिया फॉर इवेपोरेशन अवेलेबल है। लेकिन जब ये सॉल्वेंट सॉल्यूशन के फॉर्म में आ गया, इसमें सोल्यूट ऐड कर दिया हमने, तो इस सॉल्यूशन का कंप्लीट सरफेस एरिया फॉर इवेपोरेशन अवेलेबल नहीं है। जो सरफेस एरिया सोल्यूट पार्टिकल ऑक्युपाई कर लिए, वो सरफेस एरिया इवेपोरेशन के लिए अवेलेबल नहीं है, क्योंकि सोल्यूट नॉन वोलेटाइल है। तो जब इवेपोरेशन का रेट स्लो हो जाएगा तो वेपर प्रेशर डिक्रीज हो जाएगा, यानी कि सोल्यूशन और सोल्यूट के वेपर प्रेशर में डिफरेंस है। सोल्यूशन का वेपर प्रेशर लो और प्योर सॉल्वेंट का वेपर प्रेशर हाई। इस तरह से सोल्यूट ऐड करने पे जो वेपर प्रेशर डिक्रीज हो रहा है, उसी को कहते हैं हम लोअरिंग ऑफ वेपर प्रेशर। दिस इज लोअरिंग ऑफ वेपर प्रेशर। लोअरिंग ऑफ वेपर प्रेशर ऑफ सोल्यूशन ऑफ सॉलिड इन लिक्विड इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द मोल फ्रैक्शन ऑफ द सोल्यूट। लोअरिंग ऑफ वेपर प्रेशर ऑफ solid in liquid is directly proportional, lowering of vapor pressure of the solution of solid in liquid is directly proportional to the mole fraction of non volatile component। तो इस तरह से हम वेपर प्रेशर और मोल फ्रैक्शन का रिलेशन यहाँ से निकाल सकते हैं विद द हेल्प ऑफ राउल्ट्स लॉ। तो these are all about solubility of solid in liquid। ये तीन मेन सॉल्यूशन थे जिनकी सॉल्युबिलिटी हम लोगों ने डिस्कस कर लिया, गैस इन लिक्विड, लिक्विड इन लिक्विड एंड सॉलिड इन लिक्विड। अब एक और सॉल्यूशन बनता है जिसे हम कहते हैं सॉलिड इन सॉलिड सॉल्यूशन। ये उतना कॉमन तो नहीं है, बट दिस इज आल्सो अ कॉमन सॉल्यूशन। इसको भी हम डिस्कस कर लेते हैं। सॉलिड के साथ मिक्स कैसे होता है, सॉलिड इन सॉलिड सॉल्यूशन। तो देखिए यहाँ पे बहुत ज़्यादा फैक्टर इन्वॉल्व नहीं होते हैं, क्योंकि दोनों कंपोनेंट सॉलिड है। यहाँ पे डिपेंड करता है साइज पे, मोस्टली साइज पे। आप देखो, ये जो सॉलिड इन सॉलिड सॉल्यूशन होते हैं, ये दो तरह के होते हैं। फर्स्ट, जिसमें एक पार्टिकल दूसरे पार्टिकल को रिप्लेस कर देता है। सॉलिड का एक पार्टिकल दूसरे पार्टिकल को रिप्लेस करके उसमें मिक्स हो जाता है। एक प्योर सॉलिड का क्रिस्टल है, उसके क्रिस्टल में दूसरे सॉलिड के पार्टिकल उसके लैटिस पॉइंट को ऑक्युपाई कर लेते हैं, उसको डिस्प्लेस कर देते हैं और उसके जगह को ऑक्युपाई करके होमोजेनियसली मिक्स हो जाते हैं, होमोजेनियस मिक्सचर बनाते हैं। और इस तरह से जो सॉलिड इन सॉलिड सॉल्यूशन बनता है, उसे हम कहते हैं सब्स्टिट्यूटेड सॉलिड सॉल्यूशन। सब्स्टिट्यूटेड क्यों? क्योंकि एक पार्टिकल दूसरे पार्टिकल से रिप्लेस हो रहा है। दूसरा होता है इंटरस्टिशियल। ये हो गया सब्स्टिट्यूटेड। सब्स्टिट्यूटेड मीन्स जिसमें एक सॉल्वेंट है, दूसरा सोल्यूट है, सोल्यूट का पार्टिकल सॉल्वेंट के पार्टिकल को उसके क्रिस्टल लैटिस में रिप्लेस करके उसके प्लेस को ऑक्युपाई कर ले रहा है। सेकेंड इज इंटरस्टिशियल। इंटरस्टिशियल इंटरस्टिशियल मीन्स जब सॉलिड का क्रिस्टल बनता है तो क्रिस्टल के लैटिस में, स्पेस में कुछ जगह खाली होते हैं, जिसे हम कहते हैं इंटरस्टिशियल स्पेस। आप कह सकते हो इंटर एटॉमिक स्पेस। अगर कोई मेटल है, मेटल का क्रिस्टल है, तो मेटल एटम के बीच में जो गैप होंगे, जिसे हम इंटर एटॉमिक स्पेस कहते हैं। जब सॉल्वेंट के इंटर एटॉमिक स्पेस को सॉल्यूट ऑक्युपाई करता है,
तब इस तरह से जो होमोजेनस मिक्सचर बनता है सॉलिड का सॉलिड में, उसे कहते हैं इंटरस्टिशियल सॉलिड सॉल्यूशन। तो जो सॉलिड सॉल्यूशन है वो दो तरह का होता है, सब्स्टिट्यूटेड एंड इंटरस्टिशियल। सब्स्टिट्यूटेड में क्या होना चाहिए, साइज ऑफ द सॉल्वेंट एंड सोल्यूट पार्टिकल मस्ट बी अप्रॉक्सीमेटली सेम। सोल्यूट एंड सॉल्वेंट की साइज, मॉलिक्यूलर साइज अप्रॉक्सीमेटली सेम होना चाहिए ताकि वो एक दूसरे को रिप्लेस कर सकें। और इंटरस्टिशियल में क्या होना चाहिए, द साइज ऑफ सोल्यूट पार्टिकल मस्ट बी वेरी वेरी स्मॉल, इट शुड बी जस्ट कंपेरेबल विद द वाइड साइज ऑफ वाइड्स। वाइड्स मीन्स इंटरस्टिशियल स्पेस। इसकी साइज बहुत स्मॉल होनी चाहिए और इसकी साइज नियरली जो खाली जगह है, वाइड्स हैं, वैकेंट स्पेसेज हैं, उनके साइज के अप्रॉक्सीमेटली सेम होनी चाहिए, तब इस तरह का सॉलिड सॉल्यूशन बनता है। तो सॉलिड सॉल्यूशन बनने का ये दो क्राइटेरिया है और इसके बेसिस पे हम सॉलिड इन सॉलिड सॉल्यूशन को डिस्क्राइब करते हैं। दीज आर ऑल अबाउट सॉल्युबिलिटी। अब हम नेक्स्ट वीडियो में डिस्कस करेंगे राउल्ट्स लॉ।